Dear students, this is your revision for Political Science, Class 10. Chapter 1, Power Sharing. बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस बताया गया है। पूरे बेल्जियम की पॉपुलेशन में देखा जाए तो 59% डच और 40% फ्रेंच, यानी डच मेजॉरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में है। और कैपिटल ब्रुसेल्स में देखा जाए तो डच आर इन माइनॉरिटी एंड फ्रेंच आर इन मेजॉरिटी। फ्रेंच माइनॉरिटी में तो थे लेकिन रिच और पावरफुल थे, जिसे डच पसंद नहीं करते थे। इसलिए फ्रेंच और डच के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ 1950s और 1960s के बीच में। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए बेल्जियम ने रीजनल डिफरेंसेस की कंडीशन को रिकॉग्नाइज़ किया और 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि देश का हर नागरिक टुगेदर रह सके, एक साथ सभी लोग रह सकें। तो पहला स्टेप ये लिया गया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेल्जियम में कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेप लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जस्ट लाइक द होल कंट्री, ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के लोग इक्वल होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा डच और फ्रेंच का। इसके अलावा एक चौथा उपाय किया गया। There is a third kind of government in Belgium which is called community government. It is separately elected by the people belonging to one language community. Dutch, French and German तीनों के द्वारा अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएगी। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से संबंधित पावर्स होंगे। In this way, Belgium presents a very good example of power sharing. On the other hand, श्रीलंका में अगर देखा जाए तो मेजर सोशल ग्रुप्स जो हैं सिंहलाज 74% और तमिल स्पीकर्स 18%। इन 18% तमिल में भी दो तरह के तमिल्स हैं, जो कि प्रॉपर श्रीलंकन तमिल्स हैं और जो इंडिया से जाके बसे हैं इंडियन तमिल्स। श्रीलंका ने अपने पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, जिसमें इन्होंने सिंहला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया। सिंहलाज वर गिवन प्रेफरेंस। 1956 में एक एक्ट के द्वारा सिंहला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल को डिसरिगार्ड किया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में सिंहलाज को प्रेफर किया गया, यूनिवर्सिटीज़ पोजीशंस में, जॉब्स में। बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया। गवर्नमेंट के मेजॉरिटेरियन मेजर्स के कारण श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनके अंदर एलाइनेशन की भावना आई। उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों ही उन्हें डिनाई कर रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सिंहला और तमिल के बीच में जो रिलेशनशिप्स थी वो ख़राब होती चली गई। श्रीलंका में सिविल वॉर की कंडीशन एग्जिस्ट हो गई। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन दोनों ने पावर शेयरिंग को डिफरेंटली डील किया। इससे हमें ये पता चलता है दोनों एग्जाम्पल से कि अगर किसी भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने डोमिनेंस को फोर्स करेगी ओवर द अदर्स, और इस तरह अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी तो यूनिटी ऑफ द कंट्री के लिए खतरा पैदा होगा। Why power sharing is desirable? Power sharing is desirable because of 2 reasons. First, पहला है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। पावर शेयरिंग के द्वारा हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच के टेंशन को, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। पावर शेयरिंग के द्वारा पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल बनाया जा सकता है। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसका दूसरा रीज़न है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है।
अगर देश में डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है. विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पहला है पावर कैन बी शेयर्ड among the different organs of the government, legislature, executive and judiciary. इसे कहते हैं horizontal distribution of power. Different organs exercise different powers. No organ has unlimited power and each organ can check the power of others. इससे गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है. सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स. थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जिसका एक एग्जांपल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट. ऐसे सोशल ग्रुप्स जो कि वीक हैं और उनके मन में एलाइनेशन की भावना आ सकती है. पावर शेयरिंग ऑफ दिस टाइप, थर्ड टाइप, gives them also a space in the government and administration. In the fourth form of power sharing, the power is shared between the political parties, pressure groups and movements. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास अपना रूलर्स चुनने का अधिकार होता है और this gives rise to a competition between different parties. This power can be shared directly when 2 or more parties form an alliance to take part in elections. एक तरह का काम करने वाले लोग मिलके एक इंटरेस्ट ग्रुप भी बनाते हैं, जैसे फार्मर्स और बिजनेसमैन और ट्रेडर्स. They can either participate in governmental committees or they can bring influence on the decision making process of the government. इसके बाद हम आते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज़ ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पावर शेयरिंग. बाय डेफिनेशन फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है. जनरली एक फेडरेशन में 2 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. दोनों अपने अपने पावर्स इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर यूनिटरी गवर्नमेंट्स ऑल्सो, जिसमें कि या तो केवल 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या जो सब यूनिट्स होते भी हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे अंडर में होते हैं. लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर ऐसा नहीं दे सकती कि आप ये कार्य करिए. State government has their powers of their own for which it is not answerable to the central government. लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, they are answerable to the people. There are some features of federalism. First, there are 2 or more levels of government. Second, different levels of government, they govern the same citizen, but each level has its own areas for legal authority. हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो फील्ड है, जो एरिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होती है ताकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए. फोर्थ, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. Judiciary is powerful and has the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को इंडिपेंडेंट रखने के लिए sources of revenue for each level are clearly given in the constitution. Thus, last
पॉइंट आता है फीचर कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है देश की यूनिटी को सुरक्षित रखना और दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना, उसके कारण किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स लोगों में न आने पाए। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द फेडरेशन फॉर्म्ड। कमिंग टुगेदर फेडरेशन हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद दे कम टुगेदर to form a bigger unit so that they can increase their security. For example, USA, Switzerland and Australia. In this type of federation, nearly all the states have equal powers. Second type of federation is holding together federation, in which a large country divides its power between center and the states. For example, India, Spain and Belgium. In this system, central government is more powerful. Different constituents can have different powers. Next question comes, what makes India a federal country? तो इंडिया में there are 3 tiers or levels of government, the center, state and the local government, जिनके बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस आर इंक्लूडेड बिकॉज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी इज़ नीडेड ऑन दिस टॉपिक्स फॉर द होल कंट्री। सेकेंड, द स्टेट लिस्ट which contains the subjects of state and local importance such as police. इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन और स्टेट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सच एज एजुकेशन। इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों का होता है, लेकिन अगर दोनों के बीच बनाए गए कानून में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो यूनियन यानी कि सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून ही माने जाएंगे। द फोर्थ एंड द फाइनल लिस्ट इज़ रेसिडुअरी लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय नहीं थे और बाद में आए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम एट्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को दिया गया है। फाइनली, the sharing of power between union and the state is basic to the structure of the constitution. इसलिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज करना आसान नहीं होता। पार्लियामेंट अकेले ये कार्य नहीं कर सकता। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज करने के लिए पहले उस प्रस्ताव को बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। उसके बाद देश के सारे स्टेट्स की जो संख्या है उसकी कम से कम हाफ स्टेट्स के द्वारा इसे रेटिफाई किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं अपने देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने अपने देश में फेडरलिज्म को फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 में कुछ ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज करके नए स्टेट्स कार्व आउट किए गए। कोशिश ये की गई कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक ही स्टेट में रखा जाए, इसीलिए इनको नाम दिया गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दूसरा स्टेप था हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया था। हिंदी को केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। पूरे देश में करीब 40% लोग ही हिंदी का यूज़ करते हैं, इसलिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना पॉसिबल नहीं था। बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है।
और राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपना कार्य अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं। हमने अपने यहाँ श्रीलंका की तरह पॉलिसी को नहीं अपनाया जहाँ की ज़बरदस्ती सिमिलर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। हमने इस तरह का कदम नहीं उठाया। 1965 में इंग्लिश के यूज़ को रोका जाना था, लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इंग्लिश को कंटिन्यू करने की डिमांड की, इसलिए हमने इंग्लिश को कंटिन्यू किया। हमारा तीसरा कदम था फेडरलिज्म को अप्लाई करने के लिए था सेंटर स्टेट रिलेशंस। फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इस कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी होती थी, वो अपना इंडिपेंडेंस नहीं एंजॉय कर पाते थे। अगर स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की होती थी तो सेंटर उनके पावर्स को अंडरमाइन करता था। उन दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर अपने पावर का मिसयूज़ करता था स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए। ये कंडीशंस फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ थीं। 1990 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। Many regional political parties grew up। नंबर ऑफ़ पार्टीज़ बढ़ने के कारण किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो गया, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने का समय आया। Many parties went into an alliance to make a coalition government। इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ और स्टेट गवर्नमेंट्स की फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस बढ़ी। अब अगला क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो बाय डेफिनेशन व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसे लोकल लेवल पर ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। एक और प्लस पॉइंट है कि लोकल लेवल पर कॉमन लोगों के लिए पॉसिबल होता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएँ, और डेमोक्रेसी यही कहती है कि मोर एंड मोर पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हमने 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल बनाने का प्रयास किया। इस प्रोसेस में, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में रेगुलर इलेक्शंस कंपलसरी कर दिए गए। सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies for the SC, ST and OBC candidates। 1/3 of all positions are reserved for women। हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई जो कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये कंपलसरी होगा कि वो अपना कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करें, लेकिन शेयरिंग किस तरह की होगी ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्टेट्स। इस रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से जानते हैं। हर विलेज में या किसी किसी स्टेट्स में कुछ विलेजेस में मिला के एक ग्राम पंचायत होगी जिसमें कुछ सरपंच और एक सरपंच होंगे, विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द population of that village or ward। Few gram panchayats form a पंचायत समिति और ब्लॉक, जिसे हम मंडल भी बोलते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का इलेक्शन को इलेक्ट करने का काम पंचायत मेंबर्स करते हैं। एक ज़िले की सारी पंचायत समितिज मिलके एक ज़िला परिषद बनाती हैं। ज़िला परिषद के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
some other officials of other district level bodies. Just like rural areas, local government bodies exist for urban areas as well. म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है उसे मेयर कहते हैं। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, it has helped to deepen our democracy. It has also increased women's representation and their voice. तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का हमें ये बेनिफिट मिलता है। इसके द्वारा एक तो हमने डेमोक्रेसी को डीपनिंग करने का कार्य किया और दूसरा वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया। In the next video we will continue with the remaining chapters. Thank you and all the best.